नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश राव और आप लोग देख रहे हैं झारखंड झरना यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे भारत के इतिहास। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है। किसने भारत को इंडिया कहा है? तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है तथा मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आगे देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः हमें कितने स्रोतों से पता चलता है? तो 4 स्रोतों से पता चलता है। कौन कौन है? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन 4 स्रोतों के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ है वेद। भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ है वेद। धर्म ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्णा द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्णा द्वैपायन वेद व्यास हैं धर्म ग्रंथ के संकलनकर्ता। नेक्स्ट है वेद के प्रकार। तो वेद को कितने भागों में बांटा गया है? वेद को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे आधुनिक वेद है अथर्ववेद। याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद एवं बाद का है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? मंडलों की संख्या है 10, जिसमें सोम देवता को ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेखित किया गया है। सोम देवता को ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेखित किया गया है। नहीं देखते हैं, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त। और श्लोकों की संख्या कितनी है? 10,462। देखिए, वेद के श्लोकों को क्या कहा जाता है? तो वेद के श्लोकों को ऋचाएँ कहा जाता है। ये संख्या याद रखना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या कितनी है और सूक्तों की संख्या कितनी है? तो सूक्त हो जाएंगे 1028 और ऋचाएँ हो जाएंगी यानी कि श्लोक हो जाएंगे 10,462। और वेद के श्लोकों को ही क्या कहा जाता है? तो ऋचाएँ कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने श्लोक हैं और अग्नि के लिए कितने श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 श्लोक हैं और अग्नि के लिए 200 श्लोक हैं। इसे भी याद रखिएगा कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 श्लोक हैं और अग्नि भगवान के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। नेक्स्ट है, गद्य एवं पद्य वाला वेद है, यानी कि गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? तो गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। यही एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों पाया जाता है, यानी कि भारतीय इतिहास का इसमें गद्य के माध्यम से भी रचना की गई है और पद्य के माध्यम से भी। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का जनक। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है।
नेक्स्ट है रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजक्रम, मातृभूमि आदि विविध विषयों से संबंधित कौन सा वेद है? तो वो है अथर्ववेद। कौन है? अथर्ववेद। कि रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना ये सब जितने भी आते हैं ये अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं। सभा एवं समिति को कौन सा वेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में कहा गया है, याद रखिएगा। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण किसमें मिलता है? तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण मिलता है पुराण में। पुराणों में भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण मिलता है। नेक्स्ट है पुराणों के रचयिता। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रसर्वा, ये दोनों पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पुराणों की संख्या। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, याद रखिएगा। पुराणों की संख्या 18 है। और सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। नेक्स्ट देखते हैं विष्णु पुराण मौर्य वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से, मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। कि एग्जाम में पूछा जाता है कि विष्णु पुराण कौन सा वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण कौन सा वंश से संबंधित हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मौर्य वंश। और वायु पुराण हो जाएगा गुप्त वंश से। और मत्स्य पुराण क्या हो जाएगा? ये आंध्र सतवाहन वंश से। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन सी है? तो वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। नेक्स्ट है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें मिलती है? तो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी जातक में मिलती है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। नेक्स्ट देखते हैं महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध में विवरण किसमें मिलता है? महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण भगवती सूत्र में मिलता है। किसमें मिलता है? भगवती सूत्र। नेक्स्ट है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञान। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञान किसमें होता है? तो वो होता है कल्पसूत्र में। किसमें? कल्पसूत्र में। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास ज्ञान है वो कल्पसूत्र में है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? वो है चाणक्य। चाणक्य के और दो नामों से जाना जाता है, कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त। इसलिए एग्जाम पूछा जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, उसमें अगर चाणक्य ना रहे उसके स्थान पर कौटिल्य या विष्णुगुप्त रहे तो नाम याद रखिएगा। ये ऑप्शन में जरूर होंगे जब अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में पूछा जाएगा। तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति का नाम है, एक ही लेखक का नाम है। नेक्स्ट है संस्कृति साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का प्रयास कल्हन के द्वारा किया गया था। कल्हन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कल्हन द्वारा रचित पुस्तक है। तो कल्हन द्वारा रचित पुस्तक क्या है? राजतरंगिणी।
कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक क्या है? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी का संबंध क्या है? यानी कि राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसमें क्या दर्शाया गया है? तो इसमें दर्शाया गया है कश्मीर के इतिहास। कश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी में दर्शाया गया है। नेक्स्ट, अष्ट अध्यायी। अष्ट अध्याय के लेखक कौन है? तो अष्ट अध्याय के लेखक पाणिनि है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है अष्ट अध्याय के लेखक कौन है? तो अष्ट अध्याय के लेखक पाणिनि है। ये बुक किस में है? ये बुक है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। यह पाणिनि क्या है? पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्ट अध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की पहला बुक है। नेक्स्ट है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता कौन है? इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मेगास्थनीज। ये राजदूत सब हैं जो भारत में राजदूत का काम किया करते थे। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर एक राजा थे, उनके राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज। ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है इंडिका। इसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के संबंध में लिखा गया है कि मौर्य युग का समाज एवं संस्कृति किस तरह थी, उसके संबंध में जानने के लिए आप इंडिका बुक है, इंडिका बुक में दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं डाइमेकस। डाइमेकस 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 यह सीरियन नरेश अंत्योकास का राजदूत था। डाइमेकस कौन था? तो डाइमेकस सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। पूछा जाएगा बिंदुसार के राज दरबार में कौन आया था? तो बिंदुसार के राज दरबार में डाइमेकस आया था। किसके राजदूत थे डाइमेकस? तो अंतियोकस का राजदूत। नेक्स्ट है डायोनीसियस। डायोनीसियस यह मिस्र एक राज था। मिस्र के नरेश टॉलमी फिलेडेफ्लस का राजदूत था। डायोनीसियस किसके राज दरबार का किसके राज दरबार थे? डायमेकस अशोक के राज दरबार थे। याद रखिएगा, डायमेकस अशोक के राज दरबार थे। नेक्स्ट है टॉलमी। टॉलमी ने एक दूसरी शताब्दी में एक बुक लिखी थी। कौन सी? भारत का भूगोल। तो दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल किसने लिखा था? टॉलमी ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट है फाहियान। एक चीनी यात्री है फाहियान। फाहियान किसके राज दरबार में आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में, और एक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में, और फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट है हुएनसांग। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था।
ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था ह्वेनसांग। ये भी एक चीनी यात्री है। इसने भारत में कितने वर्षों तक रहा? यह भारत में 16 वर्षों तक रहा। ह्वेनसांग भारत में 16 वर्षों तक रहा, जिसमें 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, यानी कि शिक्षा ग्रहण किया। ह्वेनसांग ने भारत में टोटल 16 वर्ष रहे और 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लोग इस चैनल में नए जुड़े हैं, ये चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये पता चलेगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे आप लोग तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फिर उसको आप लोग देख पाइएगा। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।